Good morning, dear students. You are most welcome in this online class. Today, we are going to discuss first poem from your book, Honeydew. And the title of the poem is The Ant and the Cricket. Today, we will learn about this poem and we'll try to recite this poem. And we will discuss about the summary and rhyming scheme. इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. And before starting this poem, we will discuss about the objectives. What is the objectives of this poem? First of all, the first objective of this poem is to make student recite the poem. तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि पोएम को सभी बच्चे रिसाइट करना सीखें. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू कम्प्रीहेंड द जिस्ट ऑफ द पोएम. और जो पोएम का सार है उसे समझना, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है. एंड थर्ड वन, टू मेक देम एंजॉय द रिदम ऑफ पोएम विद इट्स राइमिंग स्कीम. और थर्ड, पोएम की रिदम को पहचानना और उसे एंजॉय करना है. एंड फोर्थ वन, टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम. Fourth and last one is to make you familiar with the beauty of the poem, and by doing this one you will get most enjoyment. So this is the summary of whole poem. It is a fable in poetic form. A fable is a story, often with animals as characters, that convey a moral story. आपको यहाँ पे बताया जा रहा है फैबल क्या होती है. फैबल मीन्स ऐसी कथा, ऐसी कहानी जिसमें जानवरों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि मानो वह जो है एक मानव की तरह, एक कैरेक्टर्स की तरह जो है उसमें अपना रोल अदा करते हैं. एंड दे आल्सो कन्वे अ मोरल. और उनके क्रियाकलापों द्वारा और उनके कथनों और वचनों द्वारा जो मोरालिटी होती है वह प्रदर्शित होती है. दिस पोएम इज अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट. यह पोएम एक एंट और क्रिकेट के बारे में है. इट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फोर रीचिंग सिग्निफिकेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय रीडिंग दिस पोएम यू विल गेट मोस्ट सिग्निफिकेंस moral lesson of your life, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged ones. So this is about the story of four-legged cricket and two-legged ones. You must have seen a cricket that has two legs. आप जो क्रिकेट को देखे होंगे, क्रिकेट मीन्स टिड्डा होता है. टिड्डा एक तो क्रिकेट मीन्स खेलना होता है, क्रिकेट का जो गेम होता है. बट ये क्रिकेट मीन्स टिड्डा which has two legs. So this is the story of a cricket who spent his summer singing. So this is about a story of a cricket who spent out all his summer while only singing without doing anything. ये क्रिकेट जो है, जो टिड्डा है, गर्मियों के दिनों में पूरा आनंद उठाता है, चारों तरफ सिंगिंग करते हुए घूमता है और बिल्कुल कोई काम नहीं करता है, न तो अपने भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित करता है. When the winter came, he started starving. As soon as the winter weather came, it became very difficult for him to be survived here because he have not stored anything for his life. क्योंकि पूरे गर्मी में तो अपना जीवन जो है इधर उधर गाते फिरता था, कुछ भी अपने जीवन के लिए इकट्ठा नहीं किया. जैसे ही सर्दी का महीना आता है वह भूखों मरने लगता है. स्टार्विंग मीन्स भूखों मरना. तो भूखों मरने लगता है, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता है. एंड देन ही वेंट टू एंट एंड विश टू बोरो अगेन. और उसके बाद वह जो है अपने पड़ोसी एंट जो होती है उसके पास जाता है, चींटी के पास जाता है और उसे कुछ ग्रेन मीन्स अनाज मांगना चाहता है. बट दे आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड इन समर. But as soon as he
wished to borrow grain. Then suddenly that little ant asked him what you did in summer. तो उस एंट ने उससे पूछा, उस चींटी ने उससे पूछा कि तुमने समर में क्या किया, पूरी गर्मी में आपने क्या किया, बताओ मुझे. देन ही रिप्लाइड दैट ही sang इन द समर. उसने आंसर दिया कि मैं पूरी गर्मियों में सिर्फ गीत गाता रहा और कोई भी अनाज अपने लिए इकट्ठा नहीं किया. देन दे आस्क्ड हिम टू डांस इन द विंटर. और तुरंत उस चींटी ने जवाब दिया, जब गर्मियों में तुम गाना गाते रहे, कोई भी काम नहीं किया, कुछ भी सुरक्षित नहीं किया अपने भविष्य के लिए, तो ठीक है, सर्दियों के मौसम में भी तुम जो है डांस करना सीखो, डांस करो. जब उसमें गाना गाया तो इसमें डांस करो. वाई आर यू स्ट्रगलिंग सो मच, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्यों संघर्ष कर रहे हो. एंड वाई आर यू बोरोइंग टू मी, और तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो, क्यों उधार मांग रहे हो. There are crickets in our society. Some have 4 legs, some have 2. So dear students, so here cricket is not only the cricket and ant is not only the ant, but both are representing human being. There are so many people in our society, they are living just like crickets without doing anything. They are living the life of idleness. They are living the life of letharginess and they are burden on our society. और ऐसे समाज में लोग भी मिलेंगे जो क्रिकेट का जीवन जी रहे हैं, जो सिर्फ मौज मस्ती करने में व्यस्त है, अपने उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं है और उनके अंदर नीरसपन है, कोई काम नहीं करते, आइडल होते हैं और वो समाज के ऊपर एक बोझ होते हैं, भार होते हैं. And there are some other people like ant who always spend their day and night while doing very hard work because they wanted to preserve something for their future. और ऐसे लोग भी समाज में हैं जो उस चींटी के समान हैं, जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिनों रात बिल्कुल लगन से मेहनत करते रहते हैं. तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये सिर्फ जो पोयम है, ये कहानी जो है क्रिकेट के बारे में ही नहीं है, टिड्डे के बारे में भी नहीं है, बल्कि वह रिप्रेजेंट करते हैं, वह समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं. नेवर बी आइडल बट बी फुल ऑफ एनर्जी एंड बी एक्टिव सो दैट यू कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइट. और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, लिथार्जीनेस नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको आलसीपन नहीं दिखाना पड़ेगा. So dear students, there are some important vocabulary here given. You have to match with the correct words with its meaning. For example, here accustomed means be habitual, gay means happy, crumb means piece of food. So what will be the meaning of starvation, famine, quoth and warrant? You have to match with correct meaning. I hope you will do so. मुझे आशा है, विश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे. तो आपको ये सारी बातें आपको मैच करना है, वर्ड्स को आपको खोजना है पोएम से. So here this is the first stanza. So let us be start. A silly young cricket accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring. So here there was a silly young cricket, एक बहुत ही नौजवान क्रिकेट जिसे कह सकते हैं, but he was very something moody like cricket, who always spent out his whole days only by singing here and there in the month of warm sunny month of gay summer and spring. यहाँ पे गे समर कहा गया है. गे मीन्स होता है हैप्पी. तो जो समर होती है, समर में क्या होता है, सभी लोग खुशहाल होते हैं, किसी चीज़ की चिंता नहीं उन्हें होती है कि बारिश पड़ जाएगी. तो इसलिए बिल्कुल सूर्य चमकता है गर्मियों में, बिल्कुल दिन गर्म होता है और यह खुशियों का दिन माना जाता है. इसलिए वह जो इस क्रिकेट था
पूरा का पूरा दिन बिल्कुल आलसीपन दिखाता था, सिर्फ गाने के सिवा वह कुछ भी नहीं करता था। एंड हेयर स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु होती है। दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यह जो स्प्रिंग सीजन है यह खुशियों का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग के बारे में चर्चा की गई है कि वह बिल्कुल अपना जो स्प्रिंग सीजन था, बसंत ऋतु थी, गर्मी का मौसम था, उसे सिर्फ गाना गाने में व्यतीत कर दिया। एंड ही डज नॉट commit anything, he does not store anything for his future, और अपने आने वाले दिनों के लिए वह कुछ भी स्टोर नहीं करता है। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो कह रहा है as soon as the winter season came he began to complain। कह रहा है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आया then he began to complain, वो कंप्लेन करने लगा, हो why God, why are you doing injustice with me, I have nothing to eat। तो इस तरह से आप सुनते आए होंगे, लोग भी कहते हैं कि हमारे साथ ही भगवान अन्याय कर रहा है। ऐसे आलसी लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान को कोसते रहते हैं। तो ये टिड्डा भी भगवान को कोसता है, कहता है दिस इज इनजस्टिस अगेंस्ट मी, यह अन्याय है मेरे खिलाफ। दिस वॉज द कंप्लेन ऑफ cricket, because he has nothing to eat and he has nothing stored in his cupboard। cupboard means होता है अपनी अलमारी में, वह अपनी ग्रेनरी में कुछ भी नहीं रखा हुआ था। there was nothing to eat in his home, in his cupboard, and winter was come। और सर्दियों का मौसम आते ही वह परेशान हो गया, कंप्लेन करने लगा, शिकायतें करने लगा कि मेरे साथ ईश्वर अन्याय क्यों कर रहा है, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, यह मेरे साथ अन्याय क्यों। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड इन दैट विंटर सीजन देयर वॉज स्नो फॉलिंग एवरीवेयर एंड ड्यू टू स्नो फॉलिंग देयर वॉज सिल्वर लाइक लेयर स्प्रेड आउट एवरीवेयर। और स्नो फॉलिंग के कारण चारों तरफ सर्दियों के मौसम में बर्फ ही बर्फ जमीन पे पड़ी हुई थी, और इसी कारण खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। नोबडी वॉज बीइंग सीन आउट ऑफ हिज होम और हर होम, और कोई भी न तो अपने घर के बाहर दिखाई दे रहा था, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ ग्राउंड पे पड़ी हुई थी। नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन एंड इन दैट चिली विंटर सीजन देयर वॉज नथिंग बीइंग सीन विजिबल लाइक फ्लावर्स, और फूल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री एंड देयर वर नथिंग लीफ लाइक थिंग्स ऑन अ ट्री, और पौधों पे पत्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं थी ड्यू टू स्नो फॉलिंग। स्नो फॉलिंग के कारण कोई फ्लावर्स नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई पत्तियां नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि टिड्डे तो पत्तियां खाते हैं, फूल खाते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। That's why he was helpless, he was dying with hunger, and only he was complaining that this is injustice by the God. Oh, what will become, says the cricket, of me? And after that, he came nearby to ant, and he says, what will be of mine? मेरा क्या होगा? What will become, says the cricket, of me? और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा क्या होगा। मीन्स एंड से कहता है what will be of you, जब मैं यहाँ पे इतना परेशान हूँ तो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो बहुत छोटी हो। So dear student, in this way we have completed our first stanza line by line। तो मैं आपसे कुछ यहाँ पे प्रश्न रखूँगा आपके सामने, आपको इसका आंसर देना, आप अपने नोट बुक में तैयार करेंगे। फर्स्ट, व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू डू? ये जो यंग क्रिकेट था, जो टिड्डा था, वह किस चीज़ का आदी हो चुका था। सेकेंड, व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर? वह कब खुशहाल था। वाई डिड ही कंप्लेन? वह कंप्लेन क्यों किया, क्यों करता था। गिव द अपोजिट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स
empty and war. So this is the comprehension based questions. I hope you will do and complete it in your notebook. Next, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. और इस लाइन का हम अर्थ देखते हैं. एट लास्ट, अंत में क्या होता है? बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन. फेमाइन हियर, फेमाइन मीन्स अकाल कह सकते हैं आप. फेमाइन मीन्स अकाल होता है. फेमाइन अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, भोजन की कमी हो जाना. सो ड्यू टू द चिली विंटर सीजन देयर वॉज स्टारवेशन. here cricket was dying with hunger. वह भूखों मर रहा था क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. and it made bold and all dripping with wet and all trembling with cold. और चारों तरफ भूखमरी फैल चुकी थी, अकाल फैल चुका था और चारों तरफ सभी लोग भीगे हुए थे, सहमे हुए थे, कांप रहे थे सर्द के मारे. away he set off to a miserly ant and finally he decided to beg something from the ant. That's why he came nearby to an ant. और उसके बाद वह जो एक चींटी के पास आता है. to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain, because that ant was enjoying the winter season into its room, into its home, because he has already stored grain for him. That's why he was enjoying the moment of chilly winter season. On the other hand, all were dying with hunger. और जहाँ पे सारे लोग भूखों मर रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना घोंसला नहीं बनाया था. यहाँ पे जो एंट थी वो बहुत ही खुशहाल थी, यद्यपि सर्दियों का महीना चल रहा था, क्योंकि उसने गर्मियों में ही सर्दियों का इंतज़ाम कर लिया था, अपने लिए अनाज सुरक्षित कर लिए थे, अपना घर सही कर लिया था. टू सी इफ़ टू कीप हिम अलिव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर. शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, जहाँ पे हम रुकते हैं, हमारा घर. फ्रॉम रेन, सो ही वॉन्टेड टू सीक शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो. बोरो मीन्स होता है उधार मांगना. तो वह एंट के पास गया क्या करने के लिए? बोरो करने के लिए, उधार मांगने के लिए. किस चीज़ का? कि वह जो उसे शेल्टर दे दे, उसे अपने घर में जगह दे दे ताकि वह बारिश से बच सके. एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए उसे अनाज दे दे. ग्रेन मीन्स अनाज, अनाज दे दे. एंड दिस वॉज द विश ऑफ, this was the demand of cricket from the ant. So let us be see what happened with him. क्या होता है उसके साथ? क्या वो उसे उसकी मदद करता है या नहीं करता? He had not repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. And before cricket there was nothing left, only to be died with स्टारवेशन. उसके सामने कुछ भी नहीं था, मरने के सिवा उसके सामने कोई चारा नहीं था. दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू बेग, ही डिसाइडेड टू बोरो समथिंग फ्रॉम द एंट. एंड ही वेरी हम्बली आस्क्ड टू एंट, प्लीज गिव मी शेल्टर एंड माउथफुल ग्रेन सो दैट आई कुड स्पेंड दिस विंटर सीजन विथ अ लीव. मैं जीवित होकर ये सीजन व्यतीत कर सकूं. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन. अगर उसे शेल्टर नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो यह निश्चय था कि उसकी मौत होनी ही है. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द सेकेंड स्टैंजा वी कंप्लीटेड. सो देयर इज सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड. कौन सी चीज़ थी जो क्रिकेट को बोल्ड बना देती है, बहादुर बना देती है, ताकतवर बना देती है. वाई वॉज ही ट्रेमलिंग, वह क्यों काँप रहा था. थर्ड, टू होम डिड ही वॉन्ट टू मीट, वह किससे मिलना चाहता था. फोर्थ, वाई डिड ही गो टू
द एंट, और एंट के पास वह क्यों जाता है? नंबर 5, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा, और इस स्टैंजा में आपको राइमिंग मीन्स एक जैसे मिलते हुए शब्दों का चयन करना है। एंड 6 नंबर, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम, एंड यू हैव टू फाइंड आउट आल्सो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा. So let us see stanza number 3. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? देखिए अब क्या उसका जवाब होता है जब वो क्रिकेट बिल्कुल असहाय हो जाता है तो उस एंड के पास आता है और उससे कुछ मांगता है, शेल्टर मांगता है, खाने के लिए अनाज मांगता है। तो यहाँ पे इस स्टंजा में क्रिकेट को क्या जवाब मिलता है एंड का, आप देखिए। सेज द एंड टू द क्रिकेट, एंड ने क्रिकेट से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। नो डाउट आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ, एंड अ फ्रेंड एज वेल, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, सर्वेंट के साथ साथ तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, लेकिन हम कभी उधार किसी से नहीं लेते हैं, न तो उधार लेते हैं न तो उधार देते हैं। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेन। बोरो में उधार मांगना होता है, लैंड में उधार देना होता है। तो वो कहता है कि न तो हम उधार कभी मांगते हैं न तो उधार किसी को देते हैं। मैं कि यद्यपि कि तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे ये नेचर में नहीं है, हमारे प्रकृति में नहीं है। बट टेल मी, एंड आफ्टर दैट एंड ऑल्सो पुट अनदर क्वेश्चंस, प्लीज टेल मी डियर क्रिकेट, व्हाट डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म। क्या जब गर्मियों का मौसम था तो क्या तुमने अपने लिए कुछ सुरक्षित नहीं रखा? क्या अपना घर नहीं बनाया? क्या तुमने अपने लिए कुछ अनाज नहीं रखा खाने के लिए? तुम क्या कर रहे थे? सो दिस वॉज द query made by the ant. When the weather was warm, could the cricket not? उसने आंसर दिया, Dear, I have nothing preserved for me. Even I could not mend my shelter. मैंने अपना घोंसला भी नहीं बनाया, न तो मैंने अपने लिए कुछ सुरक्षित किया। Only I was singing and enjoying the summer season and spring season. विदाउट केयर, बिना किसी चिंता के मैं अपना पूरा का पूरा गर्मियों का मौसम गाते हुए इधर से उधर मस्ती में झूमते हुए व्यतीत कर दिया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, क्यों करा कि माई हार्ट वॉज सो लाइट बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट इन द समर सीजन, दैट्स वाई आई डिड नॉट केयर अबाउट द फोर्थ कमिंग फ्यूचर, फोर्थ कमिंग वेदर। और मेरा दिल बहुत ही खुशहाल था, इसीलिए मैंने गर्मियों का मौसम यूं ही गाते हुए व्यतीत कर दिया। मैंने अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचा भी नहीं। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात दोनों गाते हुए व्यतीत कर दिया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और पूरे मौसम में मैं गे था। गे मीन्स वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। इन दिस वे आई स्पेंड whole summer season and winter season, spring season happily by singing here and there. You sang, sir, you say, आप गाना गाए, आप करें कि you spent your whole days summer season only singing here and there. Go then my dear friends, if you have spent out your whole summer season while singing, जब तुमने अपना पूरा का पूरा जीवन गर्मियों का बिल्कुल गाते हुए मस्ती में व्यतीत कर दिया तो क्यों नहीं जाते? देन गो देन एंड सी द एंट एंड डांस विंटर वे, और तुम जाकर विंटर सीजन में, अगर गर्मियों में तुम गाना गाते फिर रहे थे तो ठंडियों में इस सर्दी के मौसम में जाओ डांस करो। दिस वॉज द आंसर ऑफ एंट टू दैट क्रिकेट। और एंड का यह जवाब था उस क्रिकेट को कि गर्मियों में तुम डांस करते थे, सिंगिंग करते थे, तो गर्मियों में जाकर डांस करो।
So once again, there is comprehension questions based on this stanza. What did the ant tell the cricket? Ant ने cricket से क्या कहा? What was the answer of ant to cricket? Next, what did the ant ask the cricket? Third, how was the weather? मौसम कैसा था? And did the cricket get food from the ant? क्या क्रिकेट को फूड मिला एंड से, उसने दिया उसको? Stanza 4th, and this is the last one. Thus ending, he hastily lifted the wicket. In this way, very hastily. Hastily means होता है in hurriedly. Hurriedly he lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. In this way, by closing the door, she turned out that poor little cricket out of its room. और उसको नकारते हुए उस अपने दरवाजे से धक्का देकर बाहर कर देती है. Fox call this a fable and all dear friends always call this one is a fable. और लोग इसे क्या कहते हैं? फेबल. फेबल मीन्स a story where animals beings perform just like human being and by doing so they give some message. और इसको फेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ऐसी कथा होती है जिसमें जानवर इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं और जिनसे कुछ सीख मिलती है, कुछ नैतिक सीख मिलती है. I warrant it to, and further I will warrant it to, and this is to like a story. Some crickets have 4 legs and some have 2. So here there are so many people just like cricket and some ant. All are living on this earth. Someone are doing very hard work day and night to save their future. On the other hand, there are so many people like crickets who spends whole their day and night while singing and dancing. तो इस समाज में भी क्रिकेट जैसे लोग हैं जो अपना पूरा का पूरा दिन गाते हुए मौज मस्ती करते हुए व्यतीत कर देते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समाज में जो दिनों रात अपने भविष्य को संवारने की चेष्टा करते हैं और अपने भविष्य को संवारने के लिए दिनों रात लगे रहते हैं. So answer these questions based on the previous stanza. How did the ant behave with the cricket? What was the behavior of ant with the cricket? क्रिकेट के साथ कैसा व्यवहार था उस एंट का? What do the fox call this story? और इस फॉक्स स्टोरी को क्या बोला जाता है? नेक्स्ट, what does the last word some refer to? यहाँ पे some का प्रयोग किसके लिए किया गया है? And find out the rhyme scheme of the stanza. और राइमिंग स्कीम आपको खोजना है. So here there are some questions based on true and false. You have to answer all these by reading this whole poem. And here again there is fill in the blank. You can take help from the above mentioned words. You have to fill all these mentioned words into this blank. And for final, there is moral of the poem. और इस पोएम से हमें क्या नैतिक सीख मिलती है, इस चीज़ को हम देखते हैं. Set aside for the rainy day. If we are lazy and do not want to work, nobody will help us and we will have to starve. और इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम लिथार्जीनेस दिखाएंगे, आलसीपन दिखाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो इस समाज में, इस दुनिया में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा. वी विल हैव टू स्टार्व. हमें भूखों मरना पड़ेगा. अगर खुद हम अपना काम नहीं करते, अपने भविष्य को बचाने के लिए, संवारने के लिए कुछ अपने लिए नहीं करते हैं, तो हमें अकेले मरना पड़ेगा. हमारी मदद करने वाला कोई नहीं आएगा. सेव टुडे फॉर बेटर टुमारो. कल के भविष्य के लिए आज ही सुरक्षित करना, आज ही सारी चीज़ों को बनाना बहुत ही ज़रूरी है. आज आप सेव करिए, सुरक्षित करिए सारी चीज़ों को जो आपके भविष्य में काम आएंगी. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम
By me, I hope you will get meanings of this poem line by line. और मैं इसी आशा विश्वास के साथ कि आपको सारी पोएम की लाइनें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि जो जितने भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थे उसका आंसर आप ज़रूर देंगे। और इसी आशा के साथ मैं इस लेसन को समाप्त करता हूं, इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।